बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की खबर यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक ख़िताब किया और वो अलविदाई ख़िताब महसूस हो रहा था। जिस तरह से उन्होंने बताया कि जी हम अगस्त 2023 में निगरान सेटअप को ये अमानत, मुक़द्दस अमानत सौंप देंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी हुकूमत की जो पिछली 1 साल से ऊपर कुछ अर्सा की कारकर्दगी है उसकी अचीवमेंट्स बताना शुरू कर दी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि उन्होंने किन अल्फाज में कहा कि ये अमानत जल्द हम आगे सौंपने जा रहे हैं। अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वज़ीर आज़म सौंपी थी, मुल्क की भलाई, आपकी खैरखाई और ख़िदमत की ये मुक़द्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरान हुकूमत के सपुर्द कर देंगे। और इसके बाद उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स गिनवाना शुरू कर दी और वो अचीवमेंट्स क्या थी वो भी ज़रा सुन। महज 15 माह में हमने 4 साल की बर्बादियों का हत्तुल मकदूर मलबा साफ किया। पाकिस्तान के मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ की। इस अरसे में हमने सियासत नहीं की, रियासत की हिफाजत की। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। वोट बैंक की फिक्र नहीं की, मगर स्टेट बैंक में इजाफे की फिक्र की। वतन दुश्मन साजिशों के बावजूद हमने IMF का प्रोग्राम बहाल किया। अब पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा और उनकी नापाक ख्वाहिश दोनों मट्टी में मिल चुकी हैं। अब ये जो उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स गिनवाई हैं ये उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है जिसमें उन्होंने कहा कि बर्बादी का मलबा हमने साफ़ किया, बारूदी सुरंगें जो बिछाई गई थी उनको हमने साफ़ किया, रियासत की हिफाजत की, सियासत की परवाह नहीं की और उसके अलावा उन्होंने कहा कि डिफ़ॉल्ट से हमने मुल्क को बचाया। अब ये जितनी भी बातें उन्होंने कही हैं, अगर इनको देखा जाए तो इसमें से कोई भी ऐसी अचीवमेंट मुझे नहीं नज़र आती कि मिसाल के तौर पे आप कहें कि हमने ये डेवलपमेंट की या ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की या हमने महंगाई की शरह को कम किया या हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया या हमने कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू किया जिससे पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा हुआ या कोई ऐसे प्रोजेक्ट का इनकाद किया जो जब मुकम्मल होगा तो पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा। तो ये सारी बातें नहीं थी। जितनी भी बातें थी वो ज़्यादातर उनका पॉलिटिकल नैरेटिव था कि पिछली हुकूमत ने जो बारूदी सुरंगें बिछाई थी हमने वो साफ़ की हैं, बर्बादी का मलबा। अब वो जो जिसको बर्बादी का मलबा कह रहे हैं, अगर आदाद व शुमार की रूह से देखा जाए तो तब भी तनकीद तो होती थी, हमने भी की है। पिछले दौरे हुकूमत में महंगाई पे तनकीद तो हमने भी की है, लेकिन जो स्टेटिस्टिक्स हैं उनको अगर देखा जाए और आज के आदाद व शुमार को देखा जाए कंपैरिजन में, तो सूरत हाल आज से तो बहुत बेहतर थी, आज से तकरीबन 1 साल पहले। और अब तो बहुत ही ज़्यादा हालात अजीब व गरीब हैं। और ये जितनी भी बातें वो कर रही हैं कैसे टाइम पे कर रहे हैं, जब मैं 2 दिन पहले खबर देख रहा था बड़ी दिलखराश कि एक शख्स ने तंग आकर, क्योंकि उसके ऊपर कुछ कर्ज था और कर्ज भी क्या था कि एक ऐप से पहले उसने 13,000 रुपये कर्ज लिया और कुछ अरसे में वो सूद समेत 50,000 अरब बन गया। और उसके बाद वो जिन्होंने कर्ज दिया था उन्होंने उसे तंग करना शुरू किया, तो उसने एक दूसरी ऐप से मज़ीद 22,000 कर्ज लिया। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ही सीम्स टू बी अ रीजनेबल जेंटलमैन और मिडिल क्लास से ताल्लुक़ लगता है मुझे। तो इस हद तक मजबूर था ये शख्स के पहले 13,000 रुपया कर्ज लिया, उसके बाद फिर उस कर्ज को उतारने के लिए मज़ीद 22,000 कर्ज लिया। उसके बाद जब वो कर्ज नहीं उतार सका और ज़हनी दबाव का शिकार हुआ तो उसने ख़ुदकुशी की। और ख़ुदकुशी करते हुए जो वॉइस नोट छोड़ा है वो मैं आपको सुनवा नहीं सकता। वो मैं इसलिए नहीं सुनवा सकता कि वो रूल्स की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, लेकिन ना सुनवाने से ऐसा तो नहीं है कि ये हकीकत ख़त्म हो जाएगी या मिट जाएगी या ये फैक्ट जो है उसकी दर्द या उसका अफसोस कम हो जाएगा कि जी एक शख्स ने 13,000 प्लस 22,000 कुल मिला के कितना बन गया, 35,000 कर्ज लिया था। और अच्छा भला रीजनेबल आदमी, 2 बच्चे हैं उसके, बीवी है, एंड ही कुड नॉट पे द डेट एंड ही कमिटेड सुसाइड। मतलब कि ग्रास रूट लेवल पे ये, और ये कोई मजदूर, कोई किसान, वो जो दिहाड़ी पे मजदूर जाते हैं, राजमिस्त्री, ये वो नहीं है, रीजनेबल आदमी, मतलब कि रीजनेबली एजुकेटेड आदमी। और ये हालात हुए हैं कि लोग इस नहज को जा रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब बता रहे हैं जी कि हमने बारूदी सुरंगें साफ़ की।
हमने बर्बादी का मलबा साफ किया। तो ये जितनी भी बातें हैं ना, ये पॉलिटिकल नैरेटिव तो है, लेकिन ये टेंजिबल डेवलपमेंट नहीं है पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों में। तो जाते जाते शहबाज साहब के पल्ले क्या है, ये तो अब इलेक्शंस में अवाम फैसला करेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि इलेक्शंस कब होंगे, और होंगे तो किस तरह के होंगे, क्योंकि जितने भी इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान में ज़्यादातर हमेशा उंगली उठती है कि साफ शफाफ नहीं है, इसमें धांधली हुई है। बहरहाल हमारे साथ जो गेस्ट्स हैं उसमें सायरा बानो साहिबा, रुकन कौमी असम्बली GDA, निसार खोड़ो साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी माहिर माशियात ज्वाइन करेंगे। सायरा बानो साहिबा, आपने अगर वज़ीर आज़म का खिताब सुना हो तो क्या लगता है आपको, ये अलविदाई खिताब था? मैं आई एम सॉरी, पता नहीं अब इस चीज़ को आप ऑन एयर कर सकते नहीं कर सकते। मुझे उनके खिताब से कतई दिलचस्पी नहीं है, और मैं पिछले 1 साल से ऐसा कोई प्रोग्राम देखती नहीं हूँ। उससे मैं या तो चैनल आगे कर देती हूँ या बंद कर देती हूँ। अलविदाई तो देखिए, तरीके तो इन लोगों ने सब किए। उससे पहले तो आपने बोला था ये जो एक वो जो ऐप से कर्ज लिया था और ये सारा मतलब काफ़ी वो हुआ। मुझे बताएं कि मतलब वो कहते हैं ना कि दजला के किनारे एक कुत्ता भी मर जाए तो उसका हिसाब भी हुक्मरान से लिया जाएगा। मगर खुदा जाने ये कौन लोग हैं जिनके नाक, वो कह रहे हैं ना, कान, आंखें, दिमाग सब कुछ बंद है, ना उनको दिखाई दे रहा है ना उनको सुनाई दे रहा है, वो अपना ही राग अलापते रहते हैं। और ये बिल्कुल मुझे तो नहीं अलविदाई खिताब लग रहा था, क्योंकि अलविदाई खिताब में अगर उन्होंने, आपने उससे पहले था कि इलेक्शन या तो फिर अक्टूबर में हो जाएंगे या नवंबर में हो जाएंगे। भाई अगर आप इतना कंफर्म हैं तो फिर 1 मंथ बता देना, 1 मंथ के नवंबर में होंगे या अक्टूबर में होंगे। तो नहीं, लेकिन कह तो रहे हैं, लेकिन मुझे हालात लग नहीं रहे। ठीक है, लेकिन जो तरमीम की गई है इलेक्शन एक्ट 2017 में, सारा बानो साहिबा, वो इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है, वो जाते हुए वजीर आजम ने तो नहीं देनी है ना, वो तो इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है, तो वो डेट का तयन वो तो नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक इदारा जिसको एक ब्यूरोक्रेट चला रहा है, आपने उसको सारे इख्तियारात दे दिए। मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही कि उनको इतने सारे इख्तियारात क्यों दे दिए कि वो बताएंगे कि कब होंगे या कब नहीं होंगे। मतलब आइन और कानून नहीं बताएगा, खैर सॉरी वो तो हम तोड़ चुके हैं। वो उस किताब में लिखा हुआ कुछ नहीं है कि कब होंगे, ये वो बताएगा, वो इदारा बताएगा जिसको एक ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं और जो इतने बायस्ड हैं और जिनके बारे में इतनी सारी बातें वो हो गई हैं। तो मुझे नहीं लगता, अभी मैं पहले भी एक उसमें कहा है कि ये चनाब, और उसमें कहा कि पानी की सतह बढ़ रही है। खुदा ना खास्ता सैलाब आ गया, क्योंकि हमने कोई तैयारी तो की नहीं है। हाँ, मांगने की तैयारी की हुई है पूरी, फिर खुश हो रहे हम कि चले इसी बहाने इस लुटी पुटी आवाम को दिखा के कुछ पैसा हमारे हाथ में आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये इलेक्शन, अल्लाह करे हो जाए, लेकिन उस इलेक्शन को मानेगा कौन? आप मुझे बताएं कि ये नून वाले कह रहे हैं कि हम बाग और कराची मेयर के तर्ज के इलेक्शन नहीं चाहते, तो उस इलेक्शन को कौन मानेगा? यानी कि वही बात है कि मैंने अपने खिलाफ इलेक्शन लड़ा और खुद ही मैं हार गई, लेकिन मैं जीत गई। ये कैसे, किसके खिलाफ लड़ेंगे? इनका क्या मैनिफेस्टो होगा? अवाम को ये कौन सा चूरन देंगे? क्या वापिस से यही जो साल से सुनते हुए आ रहे हैं कि ये हो गया, हमने बारूदी सुरंगें जी थी, हमने 90 की काबीना रख के हम लोगों ने भाई जी आपके पैसे के साथ जो किया है वो बताएंगे, ये क्या झूठ गढ़ेंगे? तो इसलिए मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ कि कुरानदाजी कर लें कि इस कुरानदाजी में कौन जीतेगा और किस पार्टी के वजीर आजम होगा। ये अवाम का 25 अरब रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये कोई डायरेक्ट ऐसी कोई काम कर दें कि जिससे अवाम को रिलीफ मिले। कम से कम ये जो अवाम को इन फ्रॉडियों के हत्थे छोड़ा हुआ है कि जो ये ऐप्स आके सिस्टम पे सूदी उसमें वो कर्ज देते हैं, छोटी छोटी NGOs और ये और वो, कम से कम उन 25 अरब से लोगों का कर्ज उतार दें और आपको हम कुछ भी नहीं कहेंगे। खोड़ा साहब शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। इलेक्शन के रिजल्ट को कोई भी नहीं मानेगा, ये आपस में ही दस्त गरेबा होंगे। अच्छा ठीक है, निसार खोड़ो साहब ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म ने आज एक अलविदाई ख़िताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगस्त में हम ये ज़िम्मेदारी अगली निगरान हुकूमत को सौंप देंगे, और उसके बाद जो भी उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स गिनवानी थी वो उन्होंने गिनवाई। दुबई में मुलाकातें हो चुकी हैं नवाज शरीफ आसिफ जरदारी साहब के माबैन,
मौलाना फजलुर रहमान को उसके ऊपर कुछ एतराज़ात थे और ज़राए से हम तक खबर ये पहुंच रही थी कि मौलाना चाहते नहीं कि अभी ये असेंबली टूटे, वो चाहते हैं कि साल एक तक और चले। ये ज़राए से खबर थी, लेकिन ये भी खबर थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक फर्म स्टैंड लिया है कि वक्त पर इलेक्शंस होने चाहिए। तो वक्त पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं इसके बाद कि जब वज़ीर आज़म ने ख़िताब किया है, और दूसरा एक निगरान केयर टेकर सेटअप आएगा, या केयर टेकर सेटअप की मुद्दत में तवालत की तवक्के है। पहले तो आप शुक्र अदा करें जी कि जी असेंबली 5 साल पूरा करके, थर्ड टर्म 5 साल पूरा करके अब वो ख़त्म हो रही है और इलेक्शन की तैयारी शुरू है। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें यकीनन, हाँ, इसमें यकीनन एक केयर टेकर हुकूमत का तस्वुर है जिसको आना है। पूरे टाइम पर अगर खुद से असेंबली तहलील हो जाती है तो फिर इंतखाबात होते हैं 60 दिन में। 60 दिन में अगर 2-4 दिन पहले डिसॉल्व की जाती है तो इंतखाबात होंगे नवंबर में। ये अपनी जगह पे आईनी पोजीशन है। मसला कुछ क्या हुआ है कि पहले ज़ियाउल-हक ने कहा था कि मुझे अख्तियार मिलना चाहा कि इलेक्शन की डेट मैं दूंगा। वो इसलिए हुआ था कि उन्होंने मक्के में जाके कहा था कि कौन से कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि मैं 90 दिन में इलेक्शन कराऊं। फिर जब उन्होंने कराई तब कराई। अब वो अख्तियार उन्होंने खुद अपने पास रखा था और फिर बाकी उसके बाद जो सुदूर आते रहे उन्होंने वो अख्तियार इस्तेमाल किया। एक तरफ से हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को आज़ाद बनाना चाहिए, उसको ताकत होनी चाहिए कि वो आज़ाद इलेक्शन करा सके। इसलिए हमने सदर साहब से वो अख्तियार लेकर इलेक्शन कमीशन के हवाले किया है कि वो डेट अनाउंस करेगी इलेक्शन की। अब ये डिसॉल्व असेंबली पहले होती है या पूरे टाइम पे खत्म होती है, ये अलग इशू है। बाकी इलेक्शन कमीशन का काम है। तो भाई केयर टेकर हुकूमत बनने दें। हम पहले से क्यों कहें कि उसकी तवालत होगी? ये और बात है कि पंजाब में और केपी में तवालत पकड़ गई, उसमें हमारा कसूर नहीं है। अच्छा, उसमें आपका कसूर नहीं है। और अगर यहाँ पे केयर टेकर सेटअप तवालत पकड़ता है तो उसमें आपका कसूर होगा या उसमें भी आपका कसूर नहीं होगा? भाई ये प्राइम मिनिस्टर होगा केयर टेकर, उसके साथ होगी कैबिनेट, लेकिन इलेक्शन कराने की अथॉरिटी मिल गई इलेक्शन कमीशन को। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर उनकी सिर्फ मदद करेगा एग्जीक्यूटिव साइड से। ठीक। तो उसमें लेकिन सवाल यह है ना, थोड़ा सा हुकूमत का भी कोई वास्ता नहीं, ऐसे नहीं है, इतना सादा नहीं है जितना सादा आप बना रहे हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसको आप कह रहे हैं बनाना चाहिए, वो पता नहीं, वो फिर आप सियासी तौर पे अगर बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। लेकिन आपने कहा ना कि अथॉरिटी मिल गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अथॉरिटी क्या, उसकी जिम्मेदारी है कि उसने इंतखाबात कराने, इलेक्शंस कराने, इसीलिए वो इदारा बनाया गया है, इसीलिए उसका बजट है, इसीलिए वहां पे लोग तैनात होते हैं, इसीलिए वहां पे स्टाफ है, इसीलिए उसको रिसोर्सेज दिए गए हैं। अब ये उनकी सब सही। अब ये उनकी सवाबदीद पे नहीं है कि अथॉरिटी दे दिया तो मर्जी इलेक्शन करवाए ना करवाए। जो आइन के अंदर एक फ्रेमवर्क है सर, उस फ्रेमवर्क के मुताबिक उन्होंने इलेक्शंस तो करवाने। असेंबली अगर मुद्दत अपनी पूरी करती है, सुन तो लेना सर, सवाल तो सुन लेना मेरा। मैं एंड में मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कहा, ये मैं अपनी राय दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछता हूं। अगर तो असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी तौर पे जिम्मेदारी है कि 60 दिन में इलेक्शन करवाए। अगर वो वक्त से पहले तहलील होती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाए। दोनों सूरत हाल में 60 दिन 90 दिन से अगर ये मुद्दत तजावुज करती है तो उस सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के साथ खड़ी होगी, आइन के साथ खड़ी होगी, 60 दिन की 90 दिन की बात करेगी, या फिर वो कहेगी कोई बात नहीं?
देखें, बात सुने, हमने पहले से कहा हुआ था कि न वक्त से पहले न वक्त के बाद इलेक्शन मुकर्रर मुद्दत में होने चाहिए। ये हमारा अगर स्टैंड है, और अगर केयरटेकर हुकूमतें या इलेक्शन कमीशन आइन से बाहर निकलकर कुछ करती हैं, इस पे हमारा मौक़िफ़ जमहूरियत का होगा। अब सिंपल बात कहने को अगर आप इजाजत देते हैं तो सिंपली यही चीज है कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे हो जाए और मुल्क फिर उसी डगर पे चल पड़े, अवाम का हक इस्तेमाल हो, जिसको वोट दें वो हुकूमत बनाने की उनको मौका मिले और वो अवाम की खिदमत करें, पाकिस्तान की खिदमत करें। एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है, उसके बाद मैं साहिरा बानो साहिबा की तरफ जाता हूँ कि आपने कहा कि अगर वक्त पर इंतखाबात नहीं होते हैं, आम इंतखाबात, और ये केयरटेकर सेटअप वफाक में तवालत पकड़ता है तो फिर हमारा मौक़िफ़ जमहूरियत के हक़ में होगा। तो जब पंजाब में होने थे या KPK में होने थे, वहाँ पर आपने यही मौक़िफ़ क्यों नहीं इख्तियार किया हुकूमत में बैठे हुए वफाक में, और वहाँ पे क्यों आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे एज अ पार्टी? नहीं, ये इलेक्शन कमीशन गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा था कि जी अमन अमान का खतरा है, मुझे सिक्योरिटी नहीं है, पैसे नहीं मिले। ये इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के बीच में था, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट उसमें चुप रह गई। मेरी बात आप जवाब सुने ना, मेरा भी जानी मेरा जवाब तो सुने ना, मेरा जवाब तो सुने ना। इलेक्शन कमीशन ने जाके ये बहाना बनाया या हकीकत बताई, फिर कुछ इदारे भी गए थे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने जाके कहा कि सूरत हाल ये है, सूरत हाल ये है, तो चीफ जस्टिस के मुंह से निकला था कि ये जो सूरत हाल थी आपको पहले बतानी चाहिए थी, और फिर वो चुप करके बैठ गए और कह दिया जी हमारा फैसला तो वो है, लेकिन जो होता है सो होने दो। क्या करना चाहिए था चीफ जस्टिस को? सुप्रीम कोर्ट ने। आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए था सुप्रीम कहना कोर्ट? चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, जो कहना चाहिए था सो कह दिया था उसने, उस पर अमल कराने के लिए कोई उपाय करती। क्या करती? आप बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आपकी राय ले रहा हूं, क्या करती? मैं वही सर, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से तो कहना था या नहीं कहना था अपनी जगह पे, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कुछ अपनी गलतियां की। जब उन्होंने पहले फैसला दिया तो उन्होंने ये कहा कि जाएं, गवर्नर साहब से टाइम लें और सदर साहब से टाइम लें। सदर साहब ने भी 90 दिन वाला ख्याल नहीं रखा। 90 दिन गुजरने के 20 दिन के बाद की उसने डेट दी थी 30 तारीख को, जबकि पहले होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया सिर्फ पंजाब के इलेक्शंस के बारे में, KP के लिए एक लफ्ज नहीं कहा। ठीक है, वो आज तक नहीं कहा। चले, नहीं, ठीक है, नहीं बोलो, कुछ और था। ठीक है, ठीक नहीं बोलो। एक मिनट, सवाल कुछ और था ना, आप दूसरी तरफ लेके गुफ्तगू को। सवाल कुछ और था, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चुप नहीं बैठना चाहिए था, कुछ करती। मैंने कहा जी क्या करती सुप्रीम कोर्ट? तो मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट साहब ने पहले ही उसमें गुंजाइश पैदा कर दी 15-20 दिन की। फिर जब उसने 14 मई की डेट दी तो भी 90 दिन तो कभी के गुजर गए थे। तो फिर मुझे यह बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह अख्तियार क्यों ले लिया 14 मई का अनाउंस करने का, जबकि कराने 90 दिन में थे। मैं सवाल ये है, उसकी फैसलों ने भी कहलाई। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लूं मैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। खोड़ो साहब, ये बताइएगा कि ये जो मुलाकात हुई है दुबई में, इस मुलाकात में के हवाले से जो मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सॉर्ट आउट हो चुके? सर, पहले आपने मेरी थोड़ी सी बात काट ली क्योंकि ब्रेक पे चले गए थे आप। तो मैं सिर्फ ये भी कहना चाहता कि 14 मई को जो इंतखाबात होने थे उसमें पीपुल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट तक खड़े किए थे, उनके नॉमिनेशन पेपर भी भरवा लिए थे। हम इलेक्शन के हामी थे और हैं,
और रहेंगे। चाहे कोई भी जीते, हम इलेक्शन चाहते हैं। हमें यह गर्ज नहीं होनी चाहिए कि जी मैं जीतूं तो इलेक्शन हो, ना तो ना हो। हम उन पार्टी वालों में से नहीं है कि जो कहे कि जी मैं अगर नहीं हूं तो पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दो। हम ऐसे नहीं हैं। हम इलेक्शन के हामी थे, हैं और रहेंगे। रही बात मुलाकातों की, तो दो पार्टियां देखें, पीडीएम इस वक्त तक इलेक्शन अलायंस नहीं है। इत्तेहाद में, जदोजहद में इकट्ठे थे, हुकूमत में इकट्ठे हैं अपनी जगह पे, लेकिन इलेक्शन अलायंस नहीं है। एक पार्टी दूसरी पार्टी से अगर मिलती है तो उसमें इतनी कोई बड़ी आफत नहीं आई, कोई कम्युनिके नहीं निकला, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई। मौलाना साहब अगर शिकायत कर रहे हैं तो हमसे शिकायत ना करें। शिकायत करनी है तो पीएमएलएन से करें शिकायत, और पीएमएलएन के प्राइम मिनिस्टर उनसे मिल चुके हैं। नवाज शरीफ साहब ने उनको दुबई बुलाया हुआ है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उनके दोनों के दरमियान तो वो दूर कर ली जाए। आपने ये कहा कि पीपल्स पार्टी हामी थी कि 14 मई को इंतखाबात होते हैं तो हम अपने कैंडिडेट भी खड़े करेंगे, और आपने कहा कि हम हमेशा इलेक्शन नहीं कर लिए थे, हमने कर लिए थे। अच्छा चले, आप कहते हैं कि हमने कर लिए थे, तो अब सवाल ये पैदा होता है, पीपल्स पार्टी का जो इंटरेस्ट है वो तो लगता है कि ये अक्टूबर नवंबर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन अगर इंतखाबात मौखर होते हैं तो उस सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी? आपने ये तो कह दिया कि हम जमहूरियत के साथ खड़े होंगे, क्या आप भी फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाएंगे? क्या आप भी इंतखाबात मांगेंगे? और अगर इंतखाबात होते हैं तो आपने कहा कि इलेक्शन अलायंस नहीं है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के माबैन, तो फिर इसका मतलब है कि आप सर्टनली एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ेंगे, हुकूमत बनाने की पोजीशन में है? ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि अलायंस कर रहे हैं हम किसी के साथ या नहीं कर रहे हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमें रिस्पांस मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी रिवाइव होगी पंजाब में, और इस तरह से आगे बढ़ेगी बात। हर एक पार्टी का हक है कि वो इलेक्शन में खड़े हों। अगर इलेक्शन टाइम पर नहीं होते तो हम अवामी राब्ता शुरू करेंगे। अवामी राब्ता ही है जो सब कुछ करता है। अगर इलेक्शन कमीशन को मिल गई ये अथॉरिटी तो हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलते रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे? देखिए, अभी वक्त से पहले आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं सोच रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन हो रहे हैं, केयरटेकर हुकूमत बन रही है, हम पहले से बैठ के छलांगे क्यों मारे हम? मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि पंजाब में भी होने थे, केपीके में भी होने थे, नहीं हो सके। पीटीआई चली गई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी, फिर भी नहीं हो सके। स्टेट बैंक को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ने बुला के कहा कि फंड्स इशू करें, फिर भी नहीं हो सके। तो अगर ऐसी सिचुएशन से आप लोग भी दो चार हो गए तो फिर इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत महसूस हुई तो जाएंगे? ये सवाल है मेरा। मेरे साहब पंजाब और केपी के असेंबलियों की इलेक्शंस के लिए मेरा मौक़िफ़ वही था कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि हम देखेंगे कि ये जायज़ तौर पर तोड़ी गई या नहीं तोड़ी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहस करने भी नहीं दी। मेरा मौजू था, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, उन्होंने खुद ही सवाल मेरा वफाक के हवाले से है। नहीं होगा। अगर ये वफाक में नहीं होते हैं, ठीक है, अब वो सवाल सर मैं समझता हूं ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी बात होगी। इलेक्शन होने चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन कानून की पाबंद, आइन की पाबंद है, और 90 दिन या 60 दिन में उसको कराने हैं। 90 दिन के अंदर वो 80 दिन भी हो सकते हैं, 85 दिन भी हो सकते हैं। 90 दिन के अंदर इंतखाब मुकम्मल होने चाहिए। ठीक है जनाब, सूरत आईनी पोजीशन ये है, हमारी जमहूरी पार्टी है, हम भी यही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। आगे क्या होगा? आपसे मुलाकातें तो रहेंगी इंशाल्लाह, ये बहस तो चलेगा। आपने पहले ही बहस छेड़ दी है, निगरान वजीर आजम बनी नहीं और आपने बहस छेड़ दी। निगरान वजीर आजम किसको देख रहे हैं? जो अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस बैठकर मुशावरत के साथ इत्तेफाक करें। बिलावल भुट्टो अगले वजीर आजम होंगे आपके ख्याल में? अगर जीती पार्टी तो होंगे।
पार्टी जीतने की पोजीशन में है आपके ख्याल? अगर हम आवाम से उम्मीद तो रख सकते हैं। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नताइज तो नहीं आते, मेहनत ना की हो तो। मेरा मतलब है कि ग्राउंड रियलिटीज अगर डिफरेंट हो। ठीक है, हम मेहनत हम उम्मीद भी रखते हैं, हम मेहनत भी करेंगे। लेकिन वो जो मेहनत का वक्त था वो तो गुजर नहीं गया आपके ख्याल में? क्योंकि हुकूमत में होते हुए जो परफॉर्मेंस है उससे तो महंगाई की जो हालत है और जो दीगर मामलात हैं उससे तो लोग इतने खुश नहीं हैं। मैं कम से कम ये तो कह सकता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब के परफॉर्मेंस पर आप कमेंट ये नहीं कर सकते। मैं समझता हूं उसने अपना रोल अच्छा किरदार अदा किया है पाकिस्तान के लिए। वजीर खारजा थे, ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन उसका किरदार उस वजारत के लिहाज से बहुत ही अच्छा रहा है, जो मुखालिफ भी उसकी थोड़ी बहुत तारीफ कर लेते हैं। तो मैं अपने बिलावल भुट्टो साहब के साथ की बात कर रहा हूं, उसकी पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में इस तरह से जाना चाहेगी कि अवाम का वोट मिलेगा तो जाएगी। चले, बहुत शुक्रिया खोड़ो साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, सारा बानो साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया हमारे माशियात। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, आज वज़ीर आज़म ने अलविदाई खिताब कर दिया, उन्होंने IMF के हवाले से जो बात की वो पहले सुनवा देता हूँ, फिर आपसे सवाल पूछते हैं, सुनवाइएगा। किस तरह IMF की हमने उनकी मिन्नतें की हैं और किस तरह उनकी शराइत हमने मानी हैं। कल बहरहाल रात को उनका बोर्ड बैठा, उन्होंने पाकिस्तान का जो प्रोग्राम अप्रूव कर दिया। मैं इस हवाले से उस मालिक का बेपनाह उसका शुक्र अदा करता हूं कि हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। IMF का प्रोग्राम कोई ये हलवा या खीर नहीं है, ये बहुत सख्त शराइत हैं, बड़ी कड़ी शराइत हैं। उसको हमने बर्दाश्त किया ताकि आइंदा के लिए मुल्क इस्तेकाम की तरफ चल पड़े। डॉक्टर साहब, ये जो वज़ीर आज़म एक तरफ बता रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम हलवा या खीर नहीं है, उसमें बड़ी सख्त शराइत है जिसको हमने बर्दाश्त किया। सवाल मेरा ये है, ये जो बर्दाश्त की बात है सख्त शराइत की, ये क्या वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं कि हमने बर्दाश्त किया, ये बर्दाश्त कर चुके हैं, या फिर अभी जो शराइत मानी है हुकूमत ने, जिनके नतीजे में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिल चुके हैं और बाकी मिलेंगे अगले 9 महीने में, उसकी जो सख्ती है वो अभी पाकिस्तान की अवाम ने बर्दाश्त करनी है आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में? देखिए, सितंबर 2022 से अब तक जो हमने शराइत उनकी अमल दरामद किया था, उस वक्त उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया था। तो 80% मैं कह सकता हूं कि हम उनकी शराइत पर पेश की अमल दरामद कर चुके हैं और कुछ पर अभी अमल दरामद बकिया 2 किस्तों में वो वॉच करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि खुदा न खास्ता रुपए की कदर जो है वो गिर सकती है, आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ पड़ सकता है, मईशत की शरह नमू सुस्त हो सकती है। ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं, लेकिन असल बात जो उन्होंने नहीं बताई वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, इस हिकमत अमली में अमेरिका, IMF और चीन सब ये चाहते थे कि फ़िलहाल पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करे। और जो ये 9 महीने पे लोग गौर नहीं कर रहे हैं कि 9 महीने के लिए क्यों दिया गया है। ये 9 महीने के लिए इसलिए दिया गया है कि दिसंबर में अंदाज़ा ये है कि नई हुकूमत आ जाएगी और वो IMF के पास जाएगी। ये अरेंजमेंट हो चुका है बहुत बड़ी रकम के कर्जे के लिए, और जो कि 3 साल से ज़्यादा का होगा। तो कोशिश ये है सबकी कि उस वक्त तक वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट ना करने दिया जाए, क्योंकि वो जो कर्जे की शराइत होंगी उसमें वो पाकिस्तान के गिर्द एक ऐसा घेरा तंग करना चाहते हैं जिससे फिर वो बच के ना निकल सके। क्योंकि अभी जो घेरा तंग किया था चीन ने हमें बचा लिया, अब उन्होंने ये दूसरी हिकमत अमली अपनाई है, बड़े पैमाने पर कर्जा के लिए जाएंगे। इसीलिए वो प्रोग्राम को रखा गया वस्त अप्रैल 2024 तक, और दिसंबर में हुकूमत आ जाएगी, उसको मौका दिया जा रहा है। यानी आपके सवाल के जवाब में ये कहूँ कि इसका मकसद मईशत बहाल करना नहीं है, इसका मकसद आवाम को रिलीफ देना नहीं है, इसका मकसद ताकतवर तबकों से मराहत वापस लेना नहीं है, बल्कि इसको मोहलत हासिल करके अगले कर्जे में फंसाना है। अच्छा, हमारे जो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब IMF से किस्त मिलने के बाद वो कह रहे हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा हो गया। तो ये जो कर्ज़ की रकम है, क्योंकि एक तरफ तो हम बात करते हैं कि अगर ये ना मिलता तो हम डिफ़ॉल्ट कर सकते थे, जिसका मतलब ये है कि फ़ौरी तौर पे इसकी अदायगी कर्ज़ की करनी है। तो अगर ये जो पैसा आ रहा है इससे हम कर्ज़ की अदायगी कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफ़ा हो गया इसकी वजह से?
नहीं, देखिए ना, अभी जो हमें ज़र मुबादला को 4.2 अरब डॉलर मिल गए हैं, अभी हमें मजीद बड़ी रकूम मिलनी है। उसका बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि हमारी इंपोर्ट्स रुकी हुई थी, मुंजमद थी, उसको हम पहले तो आहिस्ता आहिस्ता इंपोर्ट्स अपनी बढ़ाएंगे। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये कोशिश यही है आलमी मालियाती इदारों की, अमेरिका की भी, कि हमें अभी उस वक्त तक अप्रैल 2024 तक डिफ़ॉल्ट ना करने दिया जाए, क्योंकि बड़े कर्जे में बड़ी शराइत के साथ फंसाना मकसद है, ये बिल्कुल वाज़ेह है। और हमें और पैसे भी मिल जाएंगे, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा देगा, हम इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे, हमें आलमी बैंक देगा, तो पैसे अभी हमें और मिलने हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हम मुश्किल से सही लेकिन कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, हम उस वक्त तक अपने कर्जे वक्त पर अदा करके सुरखरू होकर निकल जाएंगे। ये और बात है कि मईशत पर क्या उसका मनफी असर होगा, यही मेरा सवाल था आपसे। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अभी ब्रीदिंग स्पेस दिया गया है ताकि 9 महीने के बाद मज़ीद कर्ज दिया जाए, और उसके बाद जाहिर बात है कर्ज अगर मज़ीद आएगा तो मकरूज़ हम ज़्यादा हो जाएंगे और सूद भी उसका फिर तो इसका मंतकी नतीजा ये बात ख़त्म कहाँ पे जाके होगी? क्योंकि अक्सर ये बात होती है ना कि पाकिस्तान 1998 से IMF के विशिष्ट सर्कल में फंसा हुआ है और बाहर नहीं आ पा रहा। तो अगर जो आप कह रहे हैं ये दुरुस्त है कि जी अभी ब्रीदिंग स्पेस दिया गया है, 9 महीने बाद ज़्यादा बड़ा कर्ज दिया जाएगा, जिसका मतलब है मईशत पर और कर्ज होगा, मज़ीद मकरूज़ होंगे, तो फिर इसका मंतकी नतीजा निकलेगा क्या? ये इसी तरह चीज़ें आगे चलेंगी, और अगर इसी तरह आगे चलेगी, मज़ीद मकरूज़ होंगे, तो मईशत कैसे बेहतर होगी? देखिए, आपने सब कुछ तो कह दिया। मैंने बताया मईशत को बेहतर बनाना मकसद कभी रहा ही नहीं है। अभी जो कुछ साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे बता दूंगा, ये मैं अभी अगर आपको आदाद शुमार दूंगा लोगों की आंखें खुल जाएंगी। हो ये रहा है कि वो जो कर्जा होगा उसमें सियासी शराइत भी डोमिनेट कर रही होंगी अमेरिका की, और वो खेल कई साल पहले शुरू हो चुका है। क्या पाकिस्तान में किसी ने सोचा कि पिछले चंद बरसों में जो पाकिस्तान में फॉरेन बैंक से यूरोपियन अमेरिकन वो बंद करके कहाँ क्यों चले गए? देखिए, अमेरिकन एक्सप्रेस कहाँ है, बैंक ऑफ अमेरिका कहाँ है, चेज मेडन बैंक कहाँ है, इंडोस्विस बैंक कहाँ है? क्या हमें पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 4 फॉरेन बैंक्स हैं, 2 चाइनीज़ बैंक्स हैं जो बड़े बैंक हैं लेकिन पाकिस्तान में बहुत छोटे हैं, एक सिटी बैंक है जिसका 90% ऑपरेशन उन्होंने कम कर दिया, और एक डोइशे बैंक है। बाकी तमाम बड़ी बैंक बंद करके चले गए, इसलिए कि मैं ये पिछले 10 वर्षों में मैंने एक दर्जन दफ़े कहा है कि ये जो आप तमाशा कर रहे हैं कि तिजारती बैंक सनत तिजारत ज़राअत के लिए कर्जा देने के बजाय हुकूमत को कर्जा दे रहे हैं बजट खसारे के लिए कि जनाब आप टैक्सों की चोरी ना रोकें, आप शायद अखराजात कम ना करें। स्टेट बैंक बैंकों को पैसा दे रहा है कि आप हुकूमत को कर्जा दें। तो खेल ये हो रहा है कि दुनिया ये कह रही है, और मैं ये चूंकि मैंने यूरोप में बैंकिंग में काम किया है, दुनिया कह रही है कि ये कंट्री रिस्क है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो फॉरेन बैंक यहाँ से चले गए। आज की सूरत हाल ये है कि पिछले 4 वर्षों में आपने 10,000 अरब डॉलर की हुकूमत में सरमायाकारी बढ़ा दी बजट खसारे के लिए, और 4,000 की बढ़ाई जो पूरे मुल्क में 25 करोड़ की आबादी में कर्जे। तो कल को वो ये कहेंगे बैरूनी आप छोड़ें, ये मुल्की कर्जे जो हैं, बैंकों के डिपॉजिट हैं, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं, कौमी बचतें, वो ये कहेंगे इसको रिस्ट्रक्चर करें। वो तूफान होगा, इसलिए कि उस पर करोड़ों आदमी इफेक्ट होंगे। उससे बचने के लिए आज ज़रूरी है कि हम इस चीज़ पर बात करें कि वो बैंक क्यों चले गए, और ये कर्जे बैंक, तिजारती बैंक, मैंने ज़िंदगी में न पाकिस्तान में न कभी बाहर देखा कि तिजारती बैंक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कर्जे नहीं दे रहे, यानी ग्रोथ रेट और अपना मुनाफा कितना बढ़ा रहे हैं। अगर आपको मैं बताऊं, मईशत तबाह हुई, लेकिन 2018 में तमाम बैंकों ने 200 अरब कमाया था एक साल में, 2022 में उन्होंने 700 अरब कमा लिया एक साल में, यानी 500 अरब मुनाफा कमा लिया, डिपॉजिटर को तबाह कर दिया, मईशत को तबाह कर दिया, और हुकूमत से कहा जी आप अय्याशी करें और बजट खसारा करने दें। स्टेट बैंक पीछे है और IMF कह रहा है कि खबरदार जो आपने स्टेट बैंक से कर्जा लिया। तो ये जो घेरा नया तंग हो रहा है, ये अभी तक तो हम बात कर रहे थे फॉरेन कर्जों की, मैं ये बात पिछले कई साल से कह रहा हूँ कि मेरे मुल्क को खतरा ये है कि सब बैंक चले गए हैं, यहाँ कोई है नहीं। आप देख लीजिए फॉरेन बैंक्स कहाँ है पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, क्विकली आखिरी 1 मिनट है, डॉलर की कीमत में अब आगे जाके कोई कमी आप देख रहे हैं IMF की इस इंस्टॉलमेंट? बिलाशुबा ये तो आर्जी तौर पर ही एक चीज़ है कि इन्होंने भी सहारा दिया, कुछ बिजनेस कम्युनिटी भी फिलहाल इनको सपोर्ट कर रही है जब तक ये हुकूमत में। इसको मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन खुदा न खास्ता ये गिरेगी, पैनिक नहीं मैं क्रिएट कर रहा, लेकिन ये IMF ने बार बार जोर दिया इसमें कि आप इसको कह रहे हैं ये गिरेगा, इसलिए कि ये जो पैसा आ रहा है, इंपोर्ट्स भी करनी है आपको और कर्जे भी वापस करना है, तो ये तो गिरना ही गिरना है। स्टॉक एक्सचेंज भी गिरेगा, ये भी गिरेगा। हमारा क्या तो गिरेगा? ये है क्या किसके गिरने
नहीं, डॉलर की गिरने की बात कर रहे हैं, आप रुपए के गिरने की बात। डॉलर की और स्टॉक एक्सचेंज दोनों, नहीं डॉलर नहीं गिरेगा, रुपया गिरेगा। जी जी, वही रुपया मैं कह जितना रहा हूं। जितना था, तो यानी कि ये पैसे मिलने के बावजूद डॉलर की कीमत में आप कह रहे हैं इजाफा होगा आने वाले दिनों में? इसमें कोई शुबे की बात नहीं, आने वाले दिन नहीं कह रहा, आने वाले महीनों में कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तो ये हुकूमत सपोर्ट करेगी, बिजनेस कम्युनिटी भी, एक्सचेंज कंपनी वाले भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो खुश कर रहे हैं। लेकिन ये है नहीं ऐसा, आपके पास इस्लाहात आप नहीं कर रहे हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं कर्जे ले रहे हैं, और कर्जे लेके आपको इंपोर्ट्स करनी है, कर्जे वापस करने, और जैसे मैंने कहा हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये कीमत तो देनी पड़ेगी कि रुपए की कदर गिरेगी, नहीं गिरेगी तो इसलिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, वक्त खत्म हो गया। आपका ज्वाइन करने के लिए आपका शुक्रिया, प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।